नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में कल के फॉल के बाद आज रिस्पाइट कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई कमबैक तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रिस्पाइट था। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% बढ़ा, मिड कैप इंडेक्स 1% के आसपास बढ़ा, फ्रंट लाइन इंडेक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी रही और बाकी भी ब्रॉडर मार्केट्स थोड़े बहुत कमबैक के तौर पर आज दिखाई पड़े। उतना सीवियर डैमेज नहीं था, इतना कल था। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गया, वो आप सभी को पहले तो अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो वो बोलना भूल गया था। तो अक्षय तृतीया का दिन भी था शुभ, तो इसलिए बाजार ने शायद थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाया। प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी थी, पीएसयू बैंक्स में आज प्रेशर देखने को मिला। आज मेटल चला 1.5% के आसपास, एफएमसीजी चला। आईटी में तो खास कोई तेजी थी नहीं, आईटी में आज फिर प्रेशर था। इनफैक्ट मिड कैप आईटी और स्मॉल कैप आईटी दोनों टूटे हुए थे। ऑटो इंडेक्स में खरीदारी थी, फार्मा में खरीदारी थी, तो थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन मेजरली आज ब्रॉडर मार्केट्स यानी कैश मार्केट शेयरों में खरीदारी थी। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा बहुत सपोर्टिव थे। नंबर्स का इम्पैक्ट तो एशियन पेंट कल नंबर्स के बाद टूटा था, आज वापस कम बैक कर गया। पॉली कैप बढ़िया नंबर्स आए और नया हाई पॉली कैप पहुँच गया। याद ही होगा आप लोगों को 3900 के जोन जबकि इनकम टैक्स की रेट्स पड़ी थी, और लेवल से आज पॉली कैप आपके सामने है। सो इस तरह की तेज़ी वहाँ देखने को मिली। बाकी अर्निंग्स के लिहाज से अब जेके सीमेंट के अर्निंग आने हैं, डीएलएफ के अर्निंग आने हैं, जो कि सोमवार को आएंगे, तो इनके ऊपर आप अदरवाइज नज़र रखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर आए, नंबर्स के बाद एक ड्रॉप आता हुआ दिखाई पड़ा स्टॉक के अंदर। एसबीआई आज चलने की उम्मीद थी, चला नहीं, वो बात अलग है। आज टाटा मोटर वगैरह चल रहा था। सो आज ऑटो का दिन था जो कि अच्छी रफ्तार में कामकाज कर रहा है। पीएसयू में थोड़ी बहुत खरीदारी वापस लौटी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं रहा इस पूरे हफ्ते। अब तक कह लीजिए कि जो 10 दिन महीने के बीते हैं, उस 10 दिनों में निफ्टी रफली 3-3.5% टूट चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप में 4-5% तक का डैमेज आया है। उसके अलावा पीएसयू बैंक्स एंड पीएसयू दोनों 3.5-4% के आसपास टूट चुके हैं। तो बाजार में ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली है। अगले हफ्ते अर्निंग्स भी रहेंगे, अगले हफ्ते वो तीसरे चौथे चरण के चुनाव भी शुरू होने वाले हैं। सो वो भी पार्ट रहेगा। तो आप धीरे धीरे करके अब इलेक्शन की साइड या और इंटेंस इलेक्शन साइड जा रहा है, तो वोलेटिलिटी और बढ़ेगी। घटने की उम्मीद मत लगाइएगा, और अभी भी कोई रिलीफ नहीं आया है। रिलीफ एज ए मार्केट में बिकवाली की बात नहीं कर रहा हूँ, वोलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ। वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी, बिकवाली तो अपनी जगह तो पार्ट ऑफ द ट्रेड है, लेकिन वोलेटिलिटी रहेगी, तो थोड़ा ध्यान संभल के ही आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर, जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो सूरज जी का सवाल है, सर आपका कल का शो सुनकर बहुत शांति मिली। थैंक यू कुमार साहब, जो डर था वो सब हल्का हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजपूत फिटनेस क्लब, रिस्पेक्टेड सर, एसएमई आईपीओ रिटेल पब्लिक को अलॉट होते हैं या कंपनी की फिक्सिंग है? देखो राजपूत सर, आप एसएमई के केस में एक चीज़ को ध्यान रखना कि एसएमई का आईपीओ तो बहुत छोटा आईपीओ होता है, 5 करोड़ का आईपीओ, 7 करोड़ का आईपीओ। इसको फ्लोट कराना और इसको सब्सक्राइब कराना और मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। इसीलिए एसएमई आईपीओ में आप जाओगे, आपको अलॉट हो भी गया, आपकी किस्मत अच्छी है, आपको शेयर मिल गया और चल भी गया, तो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज एसएमई के आईपीओ में होता क्या है कि एसएमई में लो फ्लोट आईपीओ से आते हैं, उनका शेयर चलता है, चलने के बाद वो कुछ साल वहाँ रहता है, फिर वो मेन प्लेटफॉर्म पे आता है माइग्रेट होकर, फिर वो वहाँ उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ पता चलती है। क्योंकि एसएमई में तो लॉट में चलते हैं, मेन पे वो पर शेयर पे भी चलते हैं। सो इसीलिए डिमांड एंड सप्लाई लॉट वाइज वहाँ पर आती है, यहाँ नॉन लॉट वाइज होती है। सो इसलिए थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहता है, लेकिन और कोई रेगुलेटर भी खास एसएमई पे इतना इम्पैक्ट नहीं है अभी तक। सो इसलिए मेन प्लेटफॉर्म पे रहिए, ज़्यादा रेगुलेटरी बेनिफिशियरी आपको दिखाई पड़ेंगे। एसएमई फिर भी मैनिपुलेटिव हो सकती है, तो इसलिए बेटर इज़ जब आपको मेन में इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वाई टू गो फॉर एसएमई। और ज़्यादा जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ ज़्यादा जल्दी है, जहाँ ज़्यादा तेज़ी से पैसा बन सकता है, वहीं ज़्यादा रिस्क भी है। हमेशा एफडी में कोई रिस्क नहीं है, सेफ रिटर्न है, 7-8% आई जाएगा आपको। बॉन्ड में थोड़ा कम होता है रिस्क, थोड़ा रिस्क होता है, वहाँ 9% आता है। गोल्ड में थोड़ा और रिस्क है, सो वहाँ पे 8-9-10% रेट आता है। रियल स्टेट थोड़ा और रिस्की है, वहाँ पर लिक्विडिटी कम है, तो इसलिए 12-13% आता है CAGR। और लाइकवाइज इक्विटी सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, तो वहाँ पर 15% है। स्मॉल कैप बहुत रिस्की है, तो 16% तक आता है। सो रिटर्न ऐसे ही चलते हैं। ये CAGR है जो एवरेज पिछले 20 साल 30 साल का है। सो जितना आप रिस्क की साइड बढ़ते जाएंगे, उतना आपका रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। और जब बिल्कुल ही रिस्क पे आ जाएंगे कि नहीं, तो फिर तो रेस कोर्स टाइप की सिचुएशन है। 30 सेकंड के अंदर या तो आपको गाड़ी में जाओगे या गाड़ी दे के जाओगे, वो आपके हिसाब से है।
इसीलिए आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लीजिए और ज़्यादा कैलकुलेटिव वे में रहिए, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करिए, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ ये एवेन्यूज़ ढूंढने की कहाँ पर मैं ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ, जल्दी पैसा बना सकता हूँ, क्योंकि जितना जल्दी के चक्कर में पड़ेंगे उतना ही ज़्यादा रिस्की पोजीशन आपकी हो जाएगी। अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा। सर सोना BLW बाय कर सकते हैं, NFL लॉस में है। सर NFL के केस में वोरा साहब अभी तो आप बने रहो, क्योंकि मॉनसून नंबर सामने है, थोड़ी तेज़ी मिलती है तो आप कॉस्ट से ऊपर निकले तो निकलने की कोशिश करना। PSU के केस में आप स्टॉप लॉस ही रखो, कोई भी PSU आपको मिल जाए अब आप स्टॉप लॉस ही रखो, क्योंकि PSU ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है। तेज़ी रहेगी आगे या नहीं रहेगी पता नहीं, उम्मीद है कि शायद थोड़ी रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी रिस्की बेट हो सकते हैं, इसलिए एक बार को स्टॉप लॉस के साथ ही आप फॉलो करो अपनी पोजीशन को, ज़्यादा बेटर है। ओके, गुड आफ्टरनून सर, प्लीज़ गाइड बिटवीन इन्फोसिस वर्सेज HCL टेक फॉर लॉन्ग टर्म। चना साहब मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर तो HCL टेक है सो फार। इन्फोसिस वैल्यू वाइज सस्ता है, 22-23 के मल्टीपल पर है, मीडियम टर्म में वो आपको ज़्यादा बेटर बेट पोज कर देगा, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में HCL टेक इज़ बेटर। 1030 आपके लिए बेस्ट बाय है अगर वहाँ कहीं मिल जाए तो, लेकिन 1030 से 1080 के बीच में, बाकी आप एज ऑफ नाउ बने रहो। वो लेवल क्यों बता रहा हूँ, वहाँ प्रमोटर बाय थी इसलिए, लेकिन अदरवाइज आप एज ऑफ नाउ तो बने रहो, ज़्यादा बेटर HCL टेक सो फार दिख रहा है। साइज वाइज ऑब्वियसली इन्फोसिस ज़्यादा बड़ा है, और इन्फोसिस की स्टोरी में ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन ऑलरेडी हो भी चुका है एक बारी, IPO से लेके अब तक, तो थोड़ा सा आपको इसलिए HCL टेक ज़्यादा बेटर लग रहा है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सुमित जी, पॉलीकैब बाय एट 4100, नाउ 6200, शुड वी सेल और होल्ड? पटेल साहब मेरे ख्याल से होल्ड करो, इसलिए नहीं कि पॉलीकैब में कोई अभी खराबी है या बहुत भाग गया तो प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, ऐसी बात सही है सब आपकी कि यहाँ प्रॉफिट बुक होने चाहिए, थोड़ा भाग गया तो, बट अभी तक वो तेज़ी वाली बात नहीं आई है जो आपने टाटा एलेक्सी में सुना होगा या जो टाटा इन्वेस्टमेंट में सुना होगा, उस तरह का फियास्को नहीं आया या इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक नहीं है कि इतना ज़्यादा डिमांड इस हर आदमी को चाहिए, ऐसी सिचुएशन अभी तक आई नहीं है। जैसे जैसे वो सिचुएशन ना आए तब तक तो आप एटलीस्ट रहो, लेकिन जहां आपको गेन अच्छा हो जाए, अगर वो मान लीजिए 7,500 8,000 पे आके वो सिचुएशन आती है कि आपको लगता है कि अब हर आदमी बाय कॉल दे रहा है पॉलीकैब में, हर तरफ से पॉलीकैब ही सुनाई पड़ रहा है, तो आप एक काम करिएगा कि थोड़ा कैपिटल निकाल लीजिएगा और फ्री के शेयरों के साथ बने रहिएगा। थ्रू आउट लाइफ इस शेयर में से निकलने की कोशिश मत करिएगा, लेकिन जितना कैपिटल निकाल पाए वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए आपने 100 शेयर लिए थे, से फॉर एग्जाम्पल, आपको आज ये करीब 2,000 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट मिल रहा है 4,000 की पोजीशन पे, तो 25-30% के आसपास आप गेन कर रहे होंगे मोटा मोटा। जहाँ ये 50% आएगा तो एटलीस्ट आप आधा कैपिटल निकालने के लिए सक्षम है, तो थोड़ा कैपिटल निकाल लीजिए, फिर वेट करिए, फिर थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा और कैपिटल निकाल लिए, बचे हुए एंड में आपके पास 70, 75, 60, 70 शेयर बचेंगे मान लेते हैं। आप उन शेयरों को थ्रू आउट लाइफ के लिए नेक्स्ट जनरेशन को दे दीजिए कि अभी आपके हैं, बाकी के लिए आप अपना कैपिटल निकाल के बने रहिए इसमें से। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को शामिल कर लेता हूँ। गुड आफ्टरनून सुमित सर, मेरे पास अशोक लेलैंड के 750 शेयर हैं 176 रुपये पर, NTPC एवं हिंडाल्को, अंबुजा। एज ऑफ नाउ सर आप सब में बने रहिए। हिंडाल्को इज़ द बेस्ट बेट सो फार इन सब में, NTPC भी ठीक है और अंबुजा भी ठीक ही है, लेकिन और अशोक लेलैंड में कोई खराबी नहीं, बट अशोक लेलैंड और अंबुजा में थोड़ा पैसा ऊपर आए तो कैपिटल एटलीस्ट निकाल के आप बाकी शेयरों में बने रहेगा। बट अगर आप कमर्शियल व्हीकल स्पेस में ढूंढ रहे हैं किसी को, तो टाटा मोटर्स रादर M&M इज़ द बेस्ट बेट कंपेरेटिवली। टाटा मोटर भी बहुत चला हुआ है, थोड़ा हल्का होना ज़रूरी है उसको भी। और बाकी अगर ये डीमर जो कि नई एंटिटी जिस भाव पे बनती है कमर्शियल व्हीकल की और पैसेंजर व्हीकल की, तब कॉल लेना फिर भी आसान होगा, लेकिन अभी के लिए प्योर प्ले M&M आप फिर भी प्रेफरेंस दीजिए। और सीमेंट में ये क्या नाम है उसका, डालमिया भारत, बिरला स्कॉप एंड JK के नंबर भी आने हैं संडे को, तो नंबर देख लीजिएगा, लेकिन ये फिर भी दिख रहे हैं मिड कैप सीमेंट में बेटर है। लार्ज कैप में ऑब्वियसली अल्ट्राटेक, नो डाउट अबाउट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं और कैन वी एड टाटा पावर, टाइटन, HDFC एट दिस लेवल? चक्रवर्ती साहब, अगर आप में पेशेंस है तो ही आप ऐड करिएगा, अगर पेशेंस नहीं है तो आप मत जाइएगा, क्योंकि पेशेंस के केस में क्या है, ये बहुत समय लेंगे। आज वो नीरज जी से मेरी बात हो रही थी कि बजाज फाइनेंस नहीं चल रहा, टाइटन नहीं चल रहा, एशियन पेंट नहीं चल रहा। ये चले हैं, बहुत चले हैं। आप अगर 2014, 15, 16 या कहीं 2008, 9, 10 इस टाइम पे इनमें इन्वेस्टेड होते तो आपने पूरा आपको क्रीम मिला होता इसका। वो एक
स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेंसिटी का गेन इनमें देखा है हमने। वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेंसिटी का गेन एक लेवल पे आके अब वो माइल्ड इंटेंसिटी या लो इंटेंसिटी का गेन में कन्वर्ट हो गया है। सो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद ये थोड़ा माइल्ड चलेंगे लेकिन माइल्ड चलेंगे। विद टाइम ये अपने आप को धीरे धीरे करके पोजीशन कर लेंगे और वापस फिर अपनी रफ्तार पे आ जाएंगे, लेकिन समय लगेगा। वो समय का पेशेंस सब में नहीं होता, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप में पेशेंस है तो आप एंटर करिएगा, एल्स नहीं। वैसे क्वालिटी में तीनों में कोई सवाल नहीं है, तीनों नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने लायक स्टॉक है। टाटा मोटर के से मीनाक्षी मैम सेम कहानी कि अभी ये जैसे जैसे कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल की स्टोरी आती है इसमें, मतलब कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट होते हैं, उस एडजस्टमेंट के बाद एक कंसोलिडेशन में जाना चाहिए इसको। वैसे तो नंबर आए हैं अभी तो नंबर एक केस में बहुत कुछ डिपेंड करता है। नंबर के केस में अब तक जो मैं प्राइमा फेसी नंबर देख पा रहा हूँ कि मुनाफा इनका अनुमान से थोड़ा नीचे आया है, अनुमान से नीचे आया है, और प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर अनुमान से कहीं ज़्यादा बेटर आया है। तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे, उसको एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जो एक अनुमान था कि 1,20,000 करोड़ की सेल्स आएगी, 1,20,000 करोड़, 1,17,000 करोड़ मोटा मोटा वहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। सो अभी एज ऑफ नाउ इमीडिएटली तो मैं नंबर्स को देखे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि 7,000 करोड़ का मुनाफे का अनुमान था, 17,000 करोड़ का नंबर आया, तो कोई एडजस्टमेंट तो होगी 100%। लेकिन क्या नंबर है, कैसे आता है, इसमें कुछ टैक्स क्रेडिट है मेरे ख्याल से 8,200 करोड़ रुपये का। एनीवेज, लेकिन ये नंबर्स के बाद थोड़ा सा मुझे लगता है कंसोलिडेट करना चाहिए। टाटा मोटर चला हुआ है बहुत, थोड़ा हल्का होना बनता है इसका। पीवीआर में आसिफ साहब थोड़ा थोड़ा तो आप एंटर कर सकते हो। अब रिस्की बेट, मतलब अब रिस्क कम है थोड़ा, क्योंकि बहुत समय से कंसोलिडेशन में है और एक्सपेंशन भी है। रिसेंटली पुणे में भी उन्होंने बड़ा एक्सपेंशन किया है। सो मेरे ख्याल से तो थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो। क्वालिटी अच्छी है, टाइम लगेगा, बट अगेन सेम जो एचडीएफसी में सिचुएशन है वही यहाँ भी है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर है वहाँ पर, यहाँ पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर है। सो और दोनों कंसोलिडेशन में, और दोनों इतने समय से कंसोलिडेशन में, तो थोड़ा समय लगेगा, बट इट्स अ गुड स्टॉक अदरवाइज। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर मैं बायोकॉन 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ 311 रुपये पे। अनिल जी थोड़ी ऊपर ही खरीदारी है आपकी, इसलिए आपको ज़्यादा ये पेन दे रहा है। बट बीच में चला था, वो खबर थी बाजार में कि पूना वाला फिनकॉर्प इसे ले सकता है, पूना वाला ग्रुप मतलब इसे ले सकता है। कंपनी ठीक है, थोड़ा चले हुए लेवल पे आपने खरीदारी की है, अच्छे खासे लॉस जब कभी नीचे दिखे आपको तब आप थोड़ा एवरेज कर लेना, वापस कहीं एक बड़ा गैप आपको मिले लॉस में तो। लेकिन अभी के लिए तो आप एटलीस्ट बने रहिए एंड जस्ट वेट एंड वॉच, क्या खबरें आती हैं, क्या अर्निंग्स आती हैं, इनके प्लांट के ऊपर क्या डिटेल्स आती हैं, ये कुछ चीज़ें इनको बाजार ज़रूर सुनना चाहेगा, तो वो सब चीज़ों को आप ज़रूर नज़र रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। और हीरो मोटोकॉर्प शुड आई एंटर? समीर सर जब ये 2,500 रुपये पर था, इसी प्लेटफॉर्म पे कई बारी बात हुई कि हीरो मोटोकॉर्प सबसे सस्ता ऑटोमोबाइल कंपनी है, 2 व्हीलर। 2,500, 2,800, 2,500, 2,800, 3,000 घूमता रहा। आज हीरो मोटोकॉर्प सबको अच्छा लग रहा है जब ये 5,000 रुपये पहुँच गया है। तो ऐसा मत करिए, मोमेंटम आप चेज़ कर सकते हो तो कर लीजिए, क्योंकि नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दो ये कंपनी अभी भी बहुत सस्ती है वैल्यूएशन वाइज निफ्टी के, लेकिन आप थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो गया है, तो कहीं नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। आप ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा बहुत यहाँ ले लीजिए, और नीचे लेने की एपेटाइट खुली रखिएगा, और गिरावट है तो और ऐड कर लीजिएगा। नोवोको के नंबर अच्छे थे पुनीत सर इस बारी के, तो लग रहा है कि चीज़ें पिकअप कर रही हैं उनके एंड पर, एटलीस्ट आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। शेयर इंडिया सिक्योरिटी तेज़ी मिले राकेश जी, निकलने की राय है सीधे सीधे यहाँ पर, मतलब बहुत सारी और भी चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं। सो बेटर इज़ कि आप कोई भी तेज़ी मिले निकलने की कोशिश करिए, ज़्यादा अच्छा है। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे अब मुलाकात होगी सोमवार को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पर आप हमेशा जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आज बाज़ार में कम बैक है, हो सकता है दोबारा फॉल देखने को मिले उसी इंटेंसिटी का, लेकिन ठीक है, दैट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मार्केट, तो चलने दीजिए। इसी तरह से उतार चढ़ाव का ही हिस्सा ही बाज़ार है, तो उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।